हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे थे नरेटिव पोएट्री के बारे में, नॉन नरेटिव पोएट्री के बारे में, ठीक है। और इसमें से नॉन नरेटिव पोएट्री का जो हिस्सा था वो हम लोगों ने पहले कवर कर रखा है। आज जो डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा वो किसको लेकर के है? नरेटिव पोएट्री को लेकर के है। नरेटिव पोएट्री का मीनिंग हमने कहा था जिसमें एक स्टोरी हो, कोई एक ऐसी पोएम जो स्टोरी के फॉर्म में है, उसको हम नैरेटिव पोएट्री का हिस्सा मानते हैं। जैसे उनमें से अगर आप बैलेट की बात करें, आप एपिक की बात करें, मॉक एपिक की बात करें, ये किसके पार्ट हैं, किसके हिस्से हैं? तो आप ये पाएंगे ये हमारे नैरेटिव पोएट्री के पार्ट हैं। नैरेटिव पोएट्री में पोएम जो कहानी के फॉर्म में है, जो स्टोरी के फॉर्म में है। नॉन नैरेटिव जो पोएम है लेकिन स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, उसको हम नॉन नैरेटिव पोएट्री कहते हैं। अब हम इनमें से बारी बारी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिस्कशन होगा हमारा वो होगा एपिक को लेकर के। एपिक मीनिंग होता है महाकाव्य, है ना। अगर कहा जाए कि जो नैरेटिव पोएट्री है, उस नैरेटिव पोएट्री में जो सबसे लॉन्गेस्ट पोएट्री का हिस्सा है, जिसमें जो सबसे लॉन्ग पार्ट है, तो वो कौन है? वो आपका एपिक है। एपिक जो है वो एक्चुअली अगर आप पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बाकी सभी पोएट्री के तरीके इसको कुछ लाइन्स में लिख दिया जाए या कुछ आप स्टैंजा फॉर्म में लिख लें, ठीक है, या कुछ पेजेस में लिख लें, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब जो पोएट्री का एक ऐसा फॉर्म जिसमें स्टोरी है और जो बुक के फॉर्म में है। जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट जो है टोटल कितने बुक्स में उसका कंपोजिशन है, तो आप ये पाएंगे कि वो टोटल 12 बुक्स में उसका कंपोजिशन है। क्लियर? तो ये बुक्स के फॉर्म में है, लॉन्ग नहीं है, ये वेरी लॉन्ग कह सकते हो आप। तो इसका दो बातें अब तक क्लियर हो गई कि जो एपिक है वो एक आपके नैरेटिव पोएट्री है, दूसरा आपका कैसा है? लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है। जैसे बैलेट की बात करते हैं तो बैलेट कैसा है? नैरेटिव पोएट्री में अगर बात करें तो वो शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन जो एपिक है वो लॉन्ग फॉर्म में है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज बुक्स के फॉर्म में होगी वो शॉर्ट नहीं होगी, वो कैसी होगी? लॉन्ग होगी। तो इसके बारे में जो दो हमने बातें अभी डिस्कस की हैं, उन दोनों बातों के बारे में अगर आप बात करें तो उनमें से दो बातें आप ये पाएंगे कि एक तो ये नैरेटिव पोएट्री का पार्ट हो गया, पहली बात ये कि ये क्या हो गई, ये आपकी नैरेटिव पोएट्री है। दूसरा ये कैसा है? लॉन्ग। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएट्री यू कैन से कि एपिक जो है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएट्री है। दूसरी बात पे आते हैं, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट जॉनर है। जॉनर मतलब विधा, आप जानते हो। तो अगर बात करते हैं आप पोएट्री की, तो पोएट्री में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जॉनर है स्टोरी के फॉर्म में नैरेटिव पोएट्री का, वो है आपका कौन सा? एपिक, है ना। महाकाव्य, इसको समझने के लिए आप पैसे ले सकते हैं। जैसे रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में, ये इंडियन एपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको इनके माध्यम से आपको समझना आसान हो जाएगा कि एक्चुअली एपिक होता क्या है, ठीक है। अब एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये हाईएस्ट जॉनर है। अब तक तीन बातें डिस्कस की हैं, नैरेटिव पोएट्री है, दूसरा लॉन्ग है, तीसरा ये क्या है? हाईएस्ट जॉनर है। सेटिंग जो होती है वास्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेटिंग वास्ट कैसे है? जैसे मान लिया सपोज दैट कि जो पोएट है वो किसी लेक के किनारे बैठा हुआ है, किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और वहां के एटमॉस्फियर को वो अपने पोएटिक फॉर्म में उसी तरीके से कंपोज करता है, तो उसकी सेटिंग कोई वास्ट सेटिंग नहीं है। जैसे वर्ड्सवर्थ साहब जो लेक के किनारे हैं और वो वहां पर डेफोडिल्स को देखते हैं, ठीक है, और उनको लेकर के पोएम कंपोज कर देते हैं। तो ये सेटिंग क्या है? ये एक बहुत छोटी सी सेटिंग है, लेक के किनारे की सेटिंग है। रिवर के किनारे कोई पोएट बैठा है, वहां के किस तरीके से जल का जो फ्लो है, किस तरीके से वो साउंड कर रहा है, वो सारी चीजें वो अपने पोएटिक कंपोजिशन में उस तरीके कंपोज करता है। तो ये सेटिंग कैसी है? बहुत ही आप कह सकते हो स्मॉल सेटिंग है। लेकिन जब एपिक की बात करते हो तो एपिक की सेटिंग जो होती है वो बहुत वास्ट होती है। इवन इतनी वास्ट होती है कि पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकती है, पूरे ह्यूमैनिटी को कवर कर सकती है, पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकती है, पूरी कंट्री को कवर कर सकती है, बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर सकती है। तो ये है आपका सेटिंग कैसा होना चाहिए? वास्ट सेटिंग। आपका किसी कंट्री की सेटिंग हो सकती है, या बहुत सारी कंट्रीज की सेटिंग हो सकती है, या यू कैन से पूरा यूनिवर्स हो सकता है। पूरे यूनिवर्स की आप बात कर रहे हो, है ना। तो ये सेटिंग की बात होगी।
तो अब तक 4 बातें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। 5th बात पर आते हैं, एक्शंस ऑफ अ मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसमें किन की बात होती है? जो व्यक्ति हैं, जो लेडीज हैं, उनके एक्शंस की बात हो रही होती है। खासतौर से इसमें किसी भी पर्सन के हीरोइक डीड्स की बात कर रहे होते हैं, जो बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य है। जैसे अगर आप रामायण की बात करते हो तो रामायण में हीरोइक डीड्स है, किसके हीरोइक डीड्स है? तो आप ये पाएंगे कि इसमें भगवान राम के हीरोइक डीड्स है ना। तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो होप सो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको रिलेट कर लीजिए इंडियन इपिक से, जो इंडियन इपिक है रामायण और महाभारत। तो इसमें हीरोइक डीड्स होते हैं किसके? किसी ऑर्डिनरी कह सकते हो जो पर्सन है उसके हीरोइक डीड्स की बात की जा रही है ना। जो मतलब क्या कहा जाए, जो हीरो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और वो केवल किसी व्यक्ति विशेष को उसका फायदा नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी होल कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो रहा है उससे, है ना। तो यू कैन से लाइक दिस है। इसी तरीके से बात करते हैं इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। जब स्टार्टिंग होती है एपिक की तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात जो होती है वो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, कि जो भी पोएट किसी एपिक को कंपोज करने जा रहा है वो सबसे पहले इन्वोक करता है किसको? म्यूज को। म्यूज मतलब गॉडेस, है ना, कि मैं इस काम को, इस कंपोजिशन को क्रिएट करने जा रहा हूं तो इसका फल ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो, है ना। तो सबसे पहली चीज जो देखने में मिलती है वो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। म्यूज मतलब कह सकते हो आप गॉडेस। म्यूज का मीनिंग क्या कह सकते हो आप? गॉडेस। यू कैन से गॉडेस। अब ये जो खासतौर से जब एपिक की बात करते हो तो ये कैसा होना चाहिए? मस्ट बी सीरियस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सीरियस। अब रामायण और महाभारत की बात करते हो तो ये कैसे हैं? बहुत ही सीरियस। पैराडाइज लॉस्ट इसका एक एग्जांपल है। कितने बुक्स में लिखी गई है? टोटल 12 बुक्स में लिखी गई है। ठीक है, इज रिटन इन 12 बुक्स, 12 बुक्स में लिखी गई है। तो होप सो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। इसकी सेटिंग कैसी होती है? वास्ट होती है, ये हाईएस्ट जॉनर है और ये बहुत एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है। इसकी जो लैंग्वेज होती है मतलब जो बात आप 2 लाइन 3 लाइन में लिख सकते हैं तो उस बात को बहुत एलिवेटेड तरीके से लिखा जाता है। 10 12 15 लाइन उसके लिए हो सकता है कोई जो पोएट है वो कम से कम उन 2-3 लाइन में जो बात लिखी जा सकती है उसको वो 10 से 12 15 लाइन्स यूज कर सकता है उसके लिए। इसलिए कहते हैं इसको किस में लिखा जाना है? एलिवेटेड स्टाइल में ये चीज लिखी जाएगी, है ना। तो इसका स्टाइल कैसा होगा? एलिवेटेड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आगे, तो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। टोटल कितनी बुक्स में लिखा गया? 12 बुक्स में लिखा गया। इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं कि जैसे ओडिसी और इलियड किसने लिखा, फेरी क्वीन किसने लिखा? तो इसका आपका सीधा सा आंसर है एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, एडमंड स्पेंसर। और इलियाड और ओडिसी की बात करें तो ये होमर ने लिखी है। इसमें कहानी किसकी है? इसमें ट्रोजन वार की कहानी है, होमर ने लिखी है। और इसमें स्टोरी जो है वो किसकी है? ट्रोजन वार की है। इट ओपन्स इन मीडिया रेस। मीडिया रेस क्या होता है? इसमें कहानी जो है वो स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट होती है, जैसे आप मूवीज वगैरह में अक्सर देखते हैं कि कोई भी कहानी जो है वो बीच से कहीं से स्टार्ट की जा रही है ना, फ्लैश बैक के मदद से बताई जा रही है उसकी पूरी स्टोरी। तो ये है मीडिया रेस। मीडिया रेस का मतलब कि स्टार्टिंग से नहीं है, बीच से कहीं से स्टार्ट स्टोरी को स्टार्ट किया जा रहा है और जो पहले वाली बात है वो बाद में दिखाया जा रहा है उसको, है ना। तो इसको कहते हैं मीडिया रेस, फ्लैशबैक की मदद से स्टोरी को बताना, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एपिक का पार्ट नहीं है, एपिक की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। या फिर इन 4 ऑप्शंस में कौन सा एपिक की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको ऐसे पता करना है। इसलिए इन सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। तो ये दो तीन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 2-3 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं कि सबसे ओल्डेस्ट नोन इंग्लिश एपिक, जैसे ये जो आपने यहाँ पर इलियाड ओडेसी वगैरह पढ़ा है ना, फेरी क्वीन पढ़ा, तो ये ग्रीक और लैटिन एपिक है। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश की एपिक के बारे में, इंग्लिश की जो सबसे ज्ञात एपिक है वो कौन है? वो है आपकी बियोवुल्फ,
ठीक है, ये आपकी कौन सी है, बियोवुल्फ। ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि सबसे ओल्डेस्ट नोन इंग्लिश एपिक, वैसे तो और भी रही होंगी लेकिन जो नोन है, जिनके बारे में हमें पता है, जानकारी है, वो कौन है, वो है आपके बियोवुल्फ, है ना। तो बियोवुल्फ समझ में आ गया। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि बियोवुल्फ के राइटर कौन है, बियोवुल्फ को किसने कंपोज किया। तो ये एनोनिमस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, एनोनिमस है, इसके राइटर के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोले, जैसे पहले के समय में क्या था, देखिए चीजें प्रिंटेड फॉर्म में नहीं थी, धीरे धीरे चीजें प्रिंटेड फॉर्म में हुई। तो पहले जो एपिक वगैरह हुई थी वो वर्बल तरीके से लोगों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग, ठीक है, का इजाद हुआ, वैसे वैसे प्रिंटेड फॉर्म में चीजें मिलने लगी, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट नॉन इंग्लिश एपिक बियोवुल्फ है। लेकिन अगर कहा जाए बेस्ट इंग्लिश एपिक, तो ये है आपकी जॉन मिल्टन की कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट ये कौन सी एपिक है, ये आपकी बेस्ट अब तक की इंग्लिश एपिक है, ठीक है। जैसे हिंदी की एपिक्स की बात कर रहे हैं तो रामायण और महाभारत है, वैसे इंग्लिश की जो सबसे बेस्ट इंग्लिश एपिक है वो है आपकी कौन सी, पैराडाइज लॉस्ट। द लॉन्गेस्ट इंग्लिश एपिक, सबसे बड़ी जो इंग्लिश एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट के राइटर आपको पता है जॉन मिल्टन है, बियोवुल्फ के एनोनिमस है, पता नहीं है। इसी तरीके से बात करें सबसे जो लंबी एपिक है वो कौन सी है, वो है सावित्री। सावित्री किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, अरबिंदो के द्वारा लिखी गई, अरबिंदो के द्वारा लिखी गई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आपको एपिक से दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे डियर। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़े एक बार फटाफट रिकॉल करता हूं मैं। लॉन्ग पोएम है, नरेटिव पोएम है, सीरियस होना चाहिए, इसके बाद एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जानी चाहिए, इसके अलावा आपने कहा हाईएस्ट जॉनर है, इसके बाद आपने कहा सेटिंग वास्ट है, किसी झरने, किसी झील, किसी नदी के किनारे की सेटिंग नहीं है, पूरे होल कंट्री, होल वर्ल्ड या बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, को कवर करेगी। हीरो कैसा होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके हीरोइक डीड्स की बात करेंगे। यहाँ पर म्यूज का इन्वोकेशन होगा, ठीक है, म्यूज मतलब गॉडेस, गॉडेस का इन्वोकेशन, जैसे कंपोजिशन से पहले म्यूज को क्या किया जाता है, उसका इन्वोकेशन किया जाता है। इसी तरीके से बात करें तो सबसे अच्छी एपिक कौन है, पैराडाइज लॉस्ट है, कितनी बुक्स में है, 12 बुक्स में है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें तो इलियाड और ओडिसी जो है वो होमर के द्वारा लिखी गई, फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। ये जो सेटिंग जो होती है वास्ट होती है, लेकिन ये स्टार्ट कैसे होता है, इट ओपन्स विथ मीडिया रस। मीडिया रस का मतलब फ्लैशबैक की मदद से स्टोरी को बताया जाता है। जो ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक है बियोवुल्फ है, राइटर एनोनिमस है। इसके बाद बात करें बेस्ट इंग्लिश एपिक, पैराडाइज लॉस्ट है। इसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट इंग्लिश एपिक, तो वो है आपका कौन सा, सावित्री, ठीक है, अरबिंदो के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं साथ ही बैलेट के बारे में। जो बैलेट है ये क्या होता है, ये एपिक की तरीके लॉन्ग नैरेटिव पोएम नहीं है, नैरेटिव पोएम तो है लेकिन शॉर्ट नैरेटिव पोएम है। तो देखिएगा, एक आपको ये बात याद रखनी है, शॉर्ट है, दूसरा क्या है, नैरेटिव पोएम है, नॉन नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव है, नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब इसमें कहानी है, कहानी है। अब जैसे लोकगीत वगैरह होते हैं, जैसे पहले के समय में लोग क्या करते थे, दे आर वंडरिंग फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, और वो क्या करते थे, सॉन्ग गाते थे, गीत गाते थे, और वो गीत में किसी न किसी के बहुत वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन होता था, या फिर इस तरह, क्योंकि पहले के समय में इंटरटेनमेंट के बहुत साधन नहीं थे, तो लोग घर घर जा करके, ठीक है, गांव गांव जा करके लोगों को इंटरटेन करते थे। और वो इंटरटेन कैसे, एक पोएम के फॉर्म में, किसी एक स्टोरी जो पोएम के फॉर्म में है उस तरीके से वो लोगों को सुनाते थे। तो इंटरटेनमेंट का उस समय ये जरिया था। तो ये बैलेट क्या है, ये शॉर्ट पोएम है आपकी, शॉर्ट नैरेटिव पोएम है। दो बातें क्लियर हो गए। पोएम विद अ स्टोरी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, जो नैरेटिव पोएट्री होगी उसमें एक पोएम होगी,
ठीक है, उसमें एक स्टोरी होगी, स्टोरी जो पोएम के फॉर्म में है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो अभी कैरेक्टरिस्टिक आपने एपिक के बारे में बात की कि सेटिंग वास्ट होना चाहिए, स्टाइल बहुत एलिवेटेड होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जैसे हीरोइक डीड्स, जो हीरो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें अप्लाई नहीं होती कि लॉन्ग होना चाहिए। ये कैसा है, शॉर्ट है, नरेटिव है, पोएट्री के फॉर्म में है, ठीक है। संग बाय वंडरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो गीत गाते थे, गांव गांव जाकर के घूमते थे, है ना, बैलड, उनको बैलड नाम दिया गया। इसके बाद क्या है, रिटेन इन 4 लाइन स्टैंजाज, यूजुअली ऐसा पाया गया कि ये जो बैलड है ये 4 लाइन स्टैंजा के फॉर्म में थे, 4 लाइन स्टैंजा के फॉर्म में थे, और ये बात आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरेंस कहते हैं। आपने ये बात पीछे पढ़ रखी है कि 4 लाइन स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, क्वार्टरेंस। अभी क्वेश्चन का फॉर्म हो गया कि बैलड इज इन द फॉर्म ऑफ, बैलड किस फॉर्म में है, अब आपको क्वेश्चन बना देगा ये कपलेट के फॉर्म में है, क्वार्टरेंस के फॉर्म में है ना, या बाकी जो आपने पढ़े सस्टेट पढ़ा है आपने, है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये हार्प और मिडल की सहायता से गाया जाता था। जैसे लायर जो है वो किससे था, लायरिक आपने पढ़ा, तो लायर नामक इंस्ट्रूमेंट से की मदद से गाया जाता था। वैसे हार्प और फिडल की मदद से कौन, बैलड को गाया जाता था, ठीक है। तो लोग जो वंडरिंग सिंगर है वो क्या लिए होते थे, अपने साथ एक इंस्ट्रूमेंट लिए होते थे, वो इंस्ट्रूमेंट कौन है, हार्प और फिडल है। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ला बेलेडम्सन्स मर्सी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है, और कौन सा है, ला बेलेडम्सन्स मर्सी, ये बैलेट के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। आइए बात करते हैं, तो बैलेट क्लियर हो गया। बैलेट के बारे में अगर बात करें तो बैलेट के बारे में आपने कहा शॉर्ट पोएम है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक जो एपिक के लिए अप्लाई होते हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। शॉर्ट है, नैरेटिव है, लोग गांव-गांव जा करके गीत परफॉर्म करते थे, गीत जो पोएम के फॉर्म में था उसको हम बैलेट कहते थे, हार्प और फिडल इंस्ट्रूमेंट के मदद से गाए जाते थे। जैसे लोकगीत इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोकगीत में क्या होता है, लोगों की वीरता का व्याख्यान किया जाता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और वो पोएम के फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं साथ ही मॉक एपिक की। किसके बारे में बात करने वाले हैं, मॉक एपिक के बारे में। देखिए एपिक आपने पढ़ रखा है तो मॉक एपिक को समझना आसान है कि कोई जो रियल एपिक है उसकी अगर पैरोडी बना दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो मॉक एपिक हो जाएगा, है ना। तो मॉक एपिक पैरोडी ऑफ द रियल एपिक, रियल एपिक की क्या है, ये पैरोडी है, ठीक है। देखिए जैसे जो एपिक है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है, इसके साथ ऐसा नहीं है, वो जैसे 12 बुक्स में लिखी जा रही है, मतलब इसका मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्टाइल में लिखी जा रहे हैं, वैसा मॉक एपिक के साथ नहीं है। अब मॉक एपिक को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरीके से, जैसे मान लिया रामायण के बारे में आप जानते हो और रामलीला के बारे में आप जानते हो, तो रामलीला जो फॉर्म है वो आप कह सकते हो कैसा, ये मॉक एपिक का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पैरोडी है, सेम उसी तरीके से उसी को कॉपी करते हुए इसको परफॉर्म किया जा रहा है। नॉन सीरियस मूड में, जैसे उसको सीरियस मूड में लिखते हैं, एपिक की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सीरियस स्टाइल में सीरियस मूड में लिख रहे होते हो, या ये नॉन सीरियस मूड में होता है, ये सैटेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे मान लो कोई रामलीला जो परफॉर्म की जा रही है तो उसका जो मूड होगा वो कैसा होगा, नॉन सीरियस, लोग इंटरटेन करने के पर्पज से उसको देख रहे होंगे, है ना। उसी तरीके से ट्रिवियल इंसिडेंट के ऊपर लिखी जा रही होती है। तो ये 2-3 बातें आप इसके लिए याद रख सकते हैं कि पैरोडी है, आपसे पूछेगा कि विच इज द पैरोडी ऑफ रियल एपिक, रियल एपिक की पैरोडी क्या है, तो आप कहोगे मॉक एपिक, है ना। मॉक एपिक किस मूड में लिखी जाती है, सीरियस या नॉन सीरियस, तो आपका आंसर होगा नॉन सीरियस मूड में। किस इंसिडेंट में लिखी जाती है, ठीक है, तो ट्रिवियल इंसिडेंट में लिखी जाती है, ठीक। और इसी तरीके से ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, है ना, ये ग्रीक की मॉक एपिक है। इंग्लिश की मॉक एपिक की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, तो 2 आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, एक बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस ग्रीक में, और दूसरा आपका रेप ऑफ द लॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश
की मॉक एपिक की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक, और ग्रीक की मॉक एपिक की बात करें तो बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस। होप सो आज 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक हमने एपिक के बारे में बात की है, एक हमने बैलेट के बारे में बात की है, और एक हमने मॉक एपिक के बारे में बात की है। तीनों नैरेटिव पोएट्री के तीनों पार्ट हैं, है ना। नैरेटिव मतलब जिसमें कहानी हो, है ना, जिसमें स्टोरी हो, पोएम जो स्टोरी के फॉर्म में हो। होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में, हम बात करेंगे इसके अलावा कई सारी चीजें, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट के बारे में बात करेंगे, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स ये क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और आगे इसको प्रोसीड करेंगे। फिर हम ड्रामा की तरफ प्रोसीड करेंगे, ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, ड्रामा को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉमेडी क्या है, कॉमेडी के टाइप से कितने हैं, ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी के टाइप से कितने हैं, ट्रेजेडी से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए साथी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के आगे से करेंगे हम लोग स्टार्ट। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।